नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। धन विधेयक किस प्रकार पारित होता है, इस प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वित्तीय प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसके अधीन उपबंधों के अनुसार ऐसे विधेयक जो निम्नांकित विषयों से संबंधित हों धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे पहला, किसी कर को आरोपित करना, कर लगाना, उन्मूलन करना, परिवर्तन करना अथवा विनिमय करना। दूसरा जो सेकंड नंबर है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, प्रत्याभूति देना या वित्तीय उत्तरदायित्व लेने के संबंध में कानून बनाना। तीसरा जो नंबर है, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना अथवा ऐसी किसी निधि में से भुगतान करना अथवा धन निकालना। फोर्थ नंबर में, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोजन करना। फिफ्थ नंबर, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि के ऊपर घोषित करना या इस प्रकार के किसी खर्च में वृद्धि करना। सिक्स नंबर में, भारत की संचित निधि के कारण अथवा भारतीय सार्वजनिक लेख अथवा इसकी अभिरक्षा अथवा संघ या किसी राज्य के लेखों की लेखा परीक्षा के कारण धन की प्राप्ति। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत जानकारी। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक को राज्यसभा में पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा को यह विधेयक अपनी संस्तुतियों के साथ 14 दिन में वापस भेजना पड़ता है। राज्यसभा की सिफारिशों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक को वापस नहीं करती तो इस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। अन्य वित्तीय मामलों की प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 117 तक के बंधों में इस संबंध में प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न वित्तीय विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। पहला है बजट। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के आरंभ से वर्ष की आय व्यय का विवरण संसद के सम्मुख प्रस्तुत करता है। सामान्यतः यह विवरण बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुमानित व्यय के विवरण में दो बातों का समावेश होता है। पहला, भारत की संचित निधि से जिस धनराशि को खर्च करना हो तथा दूसरा है अन्य सरकारी खर्चों के लिए जिस राशि की आवश्यकता हो। संचित निधि से होने वाले खर्च से संबंध विषय निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते और उसके कार्यकाल के सभी खर्च। सेकंड नंबर पर राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। थर्ड नंबर में ऋण संबंधी व्यय। फोर्थ नंबर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। फिफ्थ नंबर में संघ लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते आदि। सिक्स नंबर में अन्य व्यय जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश को लागू करने के लिए अनिवार्य हो।
7वें नंबर में है संविधान द्वारा संसद के कानून के अंतर्गत यदि कोई अन्य सरकारी व्यय संचित निधि से प्रदेय हो। 8 नंबर में है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत स्वाधीनता से पूर्व किसी न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन संबंधी व्यय। संचित निधि के लिए जाने वाले व्यय पर संसद वाद विवाद तो कर सकती है किंतु मत नहीं दे सकती। इसका अर्थ यह है कि जिन व्ययों का ऊपर वर्णन किया गया है वे संसद के अधीन नहीं है। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य व्ययों के संबंध में लोकसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। इन अनुदान संबंधी मांगों को वित्त मंत्री लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। लोकसभा इन मांगों को स्वीकार, अस्वीकार या कम कर सकती है। अनुदान की मांगों को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है विनियोग विधेयक। भारत सरकार के व्यय संबंधी प्रस्ताव को विनियोग विधेयक कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि भारत की संचित निधि से अनुदान में कितना धनराशि ली जाएगी और संचित निधि में से अन्य खर्च कितनी मात्रा में किए जाएंगे। संविधान के अनुसार विनियोग कानून के बिना संचित निधि से कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। यह विधेयक की साधारण विधेयकों की भांति 3 वाचनों से गुजरकर पारित होता है किंतु उसे प्रवर समिति के पास नहीं भेजा जाता। संपूर्ण सदन ही उस पर विचार विमर्श करने के लिए समिति का रूप धारण कर लेता है। संसद सदस्य विनियोग विधेयक में प्रस्तावित किसी राशि को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख सकते। वे केवल राशि को घटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं किंतु ऐसा प्रस्ताव भी वित्त मंत्री की इच्छा के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला जो पॉइंट है वित्त विधेयक। इस विधेयक में भारत सरकार की आय की व्यवस्था की जाती है। जनता पर कर लगाने या कर घटाने के संबंध में प्रस्ताव लोकसभा के सम्मुख वित्त विधेयक के रूप में रखे जाते हैं। यह विधेयक बजट का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। लोकसभा के सदस्यों को अधिकार है कि वह किसी भी कर को घटाने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं। यह विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को जनता पर नए कर लगाने या पुराने कर हटाने या उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यह वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है विधिक अनुदान। कभी कभी सरकार के सामने ऐसे व्यय आ जाते हैं जिनके बारे में बजट बनाने का कोई अनुमान नहीं होता, जैसे बाढ़, अकाल आदि। इन सभी व्ययों के लिए सरकार लोकसभा के सम्मुख पूरक बजट प्रस्तुत करती है, जिससे पूरक मांगें रखी जाती हैं। लोकसभा को पेशगी अनुदान के रूप में अधिकार है। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया, जिस पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अंतर्गत धन विधेयक वित्तीय प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से निम्न बिंदु आते हैं। वित्तीय मामलों की प्रक्रिया जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक इन उपबंधों का या इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उसका अध्ययन। और इसके अंतर्गत जो धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया में पहला जो शीर्षक था बजट, उसका भी अध्ययन। दूसरा जो शीर्षक था विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में भी अध्ययन किया गया। वित्त विधेयक के विषय में अध्ययन किया गया और विधिक अनुदान। इस प्रकार टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया, जिससे हम साधारण रूप में
धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया के विषय में या वित्तीय प्रक्रिया के विषय में जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।